ओके, सो गेस्टल्ट साइकोलॉजी was given by मैक्स वर्दहाइमर 1912 में। उन्होंने पेपर पब्लिश किया था 5 फिनोमेना के ऊपर। ओके, तो बेसिकली 5 फिनोमेना एक तरह का एपरेंट मोशन है। मतलब कि जो हमें सिर्फ और सिर्फ परसीव हुआ है। ओके, हमने मोशन को परसीव किया, एक्चुअल में कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं हुई है। उसके अलावा हमारे पास है इंड्यूस्ड मोशन, एक एपरेंट मोशन का एग्जांपल होता है 5 फिनोमेना के अलावा, जो कि इनका नहीं है ऑब्वियसली, तो यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं, गेस्टल्ट साइकोलॉजी का नहीं है वो ऐसा कोई फिनोमेना। जैसे कि 5 फिनोमेना का एग्जांपल, जैसे कि दिवाली पे जो हम लाइट में मोशन आप परसीव करते हो, एक बार एक लाइट जलती है, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, और आपको ऐसा लगता है कि लाइट जंप कर रही है यहाँ इस पर्टिकुलर बल्ब से दूसरे पे, फिर तीसरे पे, ठीक है, उसको 5 फिनोमेना बोलते हैं। जनरली आपने एडवर्टाइजमेंट में भी देखा होगा, स्ट्रीट के ऊपर और कहीं पर। जो हमारा टाइम होता है वो होना चाहिए यहाँ पे 30 to 200 मिली सेकेंड्स। ओके, इन्होंने कुछ लॉ दिए ग्रुपिंग के, परसेप्चुअल ग्रुपिंग के। जैसे कि हमारे पास है प्रोक्सिमिटी का लॉ, जिसके अंदर मतलब प्रोक्सिमिटी का क्या मतलब होता है, क्लोजनेस और निकटता। अगर चीजें फिजिकल स्पेस में पास पास हैं तो हमें एज एन ग्रुप दिखाई देती हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे परसीव हो रही है, ठीक है, ये हमें एक ग्रुप परसीव हो रहा है, दूसरा ये थर्ड, ये फोर्थ। ओके, फिर दूसरा है हमारे पास लॉ ऑफ क्लोजर। कंफ्यूज मत करना क्लोजनेस से और क्लोजर से। क्लोजर का क्या मतलब है कि हम एक फिगर को, एक शेप को परसीव करते हैं, ठीक है, एक्चुअल में वो शेप प्रेजेंट नहीं होती वहां पे, ठीक है, मतलब कि हम हमारा माइंड गैप को फिल कर लेता है। जैसे कि यहां पे आपको एक स्क्वायर या एक रेक्टेंगल परसीव हो रहा होगा, एक्चुअल में एक कंप्लीट फिगर नहीं है, ये जो गैप है ये आपके माइंड ने फिल कर लिए। या फिर लेट्स से एक कुछ डॉट, अब आपको एक सर्कल दिख रहा होगा, एक्चुअल में दिस इज नॉट ए सर्कल। ओके, कुछ लाइन है जो कि कनेक्टेड नहीं है, सर्कल ऐसा होता है, ठीक है, दिस इज नॉट ए सर्कल। देन उसके बाद हमारे पास है प्रोक्सिमिटी, क्लोजर, सिमिलरिटी। सिमिलरिटी में मतलब कि जो चीज़ें सिमिलर होती हैं कलर के बिहाव पे हो सकती हैं, शेप के बिहाव पे, साइज के बिहाव पे। ओके, सो लेट्स से कि ओके, तो यहाँ पे आपको अगर बहुत ही अच्छे से अगर ड्रॉ किया होता मैंने, तो ये आपको एक ग्रुप में एक ग्रुप परसीव होते हैं, ये आपको एक ग्रुप अलग ग्रुप परसीव होते हैं। सो दिस इज लॉ ऑफ सिमिलरिटी, क्योंकि ये किसी न किसी सेंस में सिमिलर है, ठीक है। फिर हमारे पास जो इन्होंने दिया था, मतलब ग्रुपिंग में और भी बहुत सारे लॉ हैं, बट अर्लियर ये लॉ आए थे, कंटिन्यूटी और गुड कंटिन्यूम। गुड कंटिन्यूम भी इसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मतलब इसका एग्जांपल यहाँ पे डालें, तो इस फिगर को आप अलग अलग तरीके से परसीव कर सकते हो, बट परसेप्शन एक ही होगी कि ये हमारी एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है जो आपस में क्रॉस कर रही है, ठीक है। अदरवाइज ये एक कुछ इस प्रकार से भी बन सकती है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये हमें कंटिन्यूटी में ही दिखती है, ओके। इसके अलावा हमारे पास कॉमन फेथ एंड कुछ और भी हैं, कॉमन रीजन एंड
देयर आर सेवरल अदर्स, ठीक है, जो कि बाद में ऐड होते गए। ऑब्वियसली आपको पढ़ना है वो, ठीक है, मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा, मेरे को याद है, डोंट वरी। फिर हमारे पास कुछ दो प्रिंसिपल हैं। एक है हमारे पास एक प्रेग्नेंस भी है। प्रेग्नेंस का मतलब ये है कि सिंपलेस्ट गुड फिगर, प्रेग्नेंस को गुड फिगर भी बोलते हैं। सिंपलेस्ट फिगर हमें दिखाई देगी, हमें कॉम्प्लेक्स फिगर नहीं दिखाई देगी। वी टेंड टू परस्यू फिगर इन इट सिंपलर फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, हमारे पास एक फिगर एंड ग्राउंड का प्रिंसिपल है, और उसके अलावा हमारे पास एक और प्रिंसिपल था फिगर एंड ग्राउंड के अलावा, नहीं, फिगर एंड ग्राउंड का प्रिंसिपल प्रेग्नेंस। प्रेग्नेंस बेसिकली क्या बात करता है कि आपको एक पर्टिकुलर फिगर सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखाई देगी, ठीक है। फिर हमारे पास फिगर एंड ग्राउंड है। फिगर एंड ग्राउंड ये देख लीजिए, जैसे कि आपको जो चीज फोकस में है, या फिर जो जिस चीज को आप परसीव कर रहे हो वो आपके लिए फिगर बन जाएगी, और बाकी सब चीज बैकग्राउंड बन जाएगी, ठीक है। या फिर लेट्स से कि आप इस वास को अभी एज ए फिगर देख रहे हो, तो जो चीज आप नहीं परसीव कर रहे हो वो आपके लिए बैकग्राउंड बन जाएगी, और ग्राउंड, इसको बोलते हैं फिगर एंड ग्राउंड। अब बहुत सारी चीजों से इन्फ्लुएंस्ड रहता है, जैसे कि कॉन्ट्रास्ट, काउंटर एंड कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट की मतलब कि कैसे अलग निकल के आ रही है अपने एनवायरनमेंट से, कोई पर्टिकुलर चीज कैसे उभर के दिख रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट का एग्जांपल ये है। और काउंटर मतलब कि क्या आप क्लियरली बाउंड्रीज को देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो। अगर काउंटर बहुत ही क्लियर होंगे इन द फॉर्म ऑफ ब्राइटनेस और कलर की फॉर्म में, बैकग्राउंड से बिल्कुल अलग दिखेंगे, तो आपको फिगर अच्छे से दिखाई देगी। अदरवाइज वो आप उसको नहीं दिखाई, आपको उतने अच्छे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे आप फिगर को बैकग्राउंड से, है ना। इस फिनोमेना को यूज आर्मी में किया जाता है। हमने कल देखा था कि कैसे अलग अलग लोकेशन के अकॉर्डिंग आर्मी पर्सन्स या सोल्जर कैसे ड्रेसिंग अपनी चेंज कर लेते हैं, या उनका ड्रेस कोड कैसे चेंज हो जाता है। ओके, यहां तक चीजें क्लियर है गाइस? ओके, एक सिमिलरिटी का भी होता है। ओके, सिमिलरिटी के भी यहाँ पे देखो, कल हमने एक क्वेश्चन किया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ विजुअल ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली लेटरलाइजेशन, लेटरलाइजेशन बेसिकली क्या है, हमारा विजुअल ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल नहीं है। सिमिलरिटी होता है, प्रोक्सिमिटी होता है, कॉमन फेथ भी होता है। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट बिलोंग टू द लॉज ऑफ परसेप्चुअल ग्रुप। अब आई डोंट नो अकॉर्डिंग टू JRF, ओके, कॉमन फेथ परसेप्चुअल ग्रुपिंग का लॉ होता है, ओके, क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर कुछ बर्ड्स जा रहे होते हैं ना, ठीक है, तो एज एक ग्रुप परसीव होते हैं। बट मे बी दिस इज वन ऑफ द मॉडर्न लॉ, और आई डोंट नो उनसे कोई मिस्टेक हुई है, ठीक है, बट उन्होंने इस आंसर को एक्सेप्ट कर रखा है, ड्रॉप भी नहीं हुआ था ये। तो फिगर एंड ग्राउंड तो है नहीं, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, ठीक है, गेट में ऐसा नहीं होता, गेट में ऐसा नहीं होता, ठीक है, JRF के एग्जाम में, नेट के एग्जाम में ऐसा होता है। तो ठीक है, अगर हमारे पास कोई ऐसा एग्जाम्पल है तो हम ले लेते हैं। देखो, फिगर एंड ग्राउंड तो गारंटेड परसेप्चुअल ग्रुपिंग का लॉ नहीं है, दिस इज ए प्रिंसिपल, ठीक है, परसेप्शन का एक प्रिंसिपल है ये, तो बाकी तो हटा दो आप, ठीक है। अब फिफ्थ, प्रोक्सिमिटी होता है गारंटेड, है ना, सो डी आंसर डी ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू नेट और JRF की जो हमारा कॉमन फेथ वाला ग्रुपिंग का लॉ नहीं है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन याद रखना, बस बेसिक बात ये, ठीक है, अगर आ जाए तो रिपीट हो जाए तो, और ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा सा मतलब कि ऐसे जो सबसे ज्यादा, देखो प्रोक्सिमिटी का तो आप नहीं यार, क्योंकि प्रोक्सिमिटी अर्लियर सबसे पहले उन्होंने एक्सप्लेन किया था, तो इसको तो रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना है अगर ऐसा कुछ आ जाए तो। अब देखो आप इस क्वेश्चन को करो, मैच कीजिए, क्लोजर किसके साथ जाएगा? थर्ड के साथ। थर्ड, ग्रुपिंग आर मेड इन टर्म्स ऑफ कंप्लीट फिगर्स, यस, ठीक है। ओके, प्रोक्सिमिटी किसके साथ जाएगा? फर्स्ट के साथ, वेरी गुड। देखो यहाँ पे क्लोज लिखा होगा ना, ऐसे ही लिखा होगा, ठीक है, क्लोज लिखा होगा, और जिन्होंने पढ़ाई नहीं कर रखी होगी, रिवाइज नहीं कर रखा होगा,
उनको लगेगा कि क्लोज के साथ क्लोजर जाएगा, ये क्लोज वर्ड गारंटीड मिलेगा आपको। ओके, तो प्रोक्सिमिटी, निकटता, क्लोज का मतलब निकट, टुगेदर, फिजिकल स्पेस में कितने हैं, तो प्रोक्सिमिटी। ओके, सिमिलैरिटी मतलब कि पैटर्न आर परसीव्ड इन द मोस्ट बेसिक, नहीं ये तो सिंप्लिसिटी हो गया है ना, प्रेगनेंस का जो लॉ है। ओके, सिमिलैरिटी, एलिमेंट सिमिलर इन अपीयरेंस आर ग्रुप टुगेदर, यस। ओके, सो हमारा ए का थर्ड, ए का एक में ही है। ओके, ठीक है। सो यहां तक चीजें क्लियर है, बताइए। ठीक है, तो देखो हमारी जो ड्राइंग्स या पेंटिंग्स होती हैं उसमें एक फिनोमेना होता है पेक्टोरियल क्यूज का। पेक्टोरियल क्यूज डालने पड़ते हैं पेंटर्स को, या कोई भी आर्टिस्ट है, लेट्स से कि आप लोग में से बहुत सारे लोग ड्राइंग करना, पेंटिंग करना पसंद होगा, तो आप कैसे दिखाओगे, ठीक है, आपको ये चीजें पता होंगी, है ना, आप पता होंगी, मतलब आपको उनकी टेक्निकल टर्म्स नहीं पता होंगी, बट डेफिनेटली अगर आप में से कोई आर्ट या फिर ड्राइंग कुछ करता हुआ तो आप यूज करते होगे उन चीजों को, कि कैसे दिखाओगे कि ये चीज नजदीक है, ये चीज दूर है, ठीक है, या फिर ये जो ट्री है ये पहले है, ये उससे पीछे है, ये बिल्डिंग, ठीक है। तो इनको पेक्टोरियल क्यूज कहते हैं। ये हेल्प करते हैं पेक्टोरियल क्यूज, हमें डेप्थ के बारे में बताते हैं, ठीक है। जैसे कि डेप्थ के बारे में क्यों हमें क्यूज का मतलब होता है संकेत, एक तो ये बात याद रखना, क्यूज का मतलब होता है संकेत, क्यों हमें संकेत, क्यों हमें क्यूज प्रोवाइड करने पड़ते हैं डेप्थ के बारे में, क्योंकि हमारे रेटिना पे 2D इमेज बनती है, आई के रेटिना पे 2D इमेज बनती है, 2 डायमेंशनल। ब्रेन को 2D इमेज को 3D इमेज में कन्वर्ट, परसीव करना होता है। जैसे कि हम जो भी हम देख रहे हैं दैट इज डिस्प्ले किया जाता है रेटिना पे, या फिर रेटिना के ऊपर डिस्प्ले होता है। ऑब्वियसली इन्वर्टेड इमेज होती है, ऊपर से नीचे हो जाती है, लेफ्ट की राइट हो जाती है, ये तो याद रखना है ना। मान लेते हैं ये ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगी रेटिना पे, बट बनेगी 2D। 2D का मतलब 2 डायमेंशनल, है ना, जिसकी 2 डायमेंशन होती है, हाँ, लेंथ एंड ब्रेथ। ओके, जैसे कि ये हमारी 2D इमेज है, क्योंकि एक इसमें लेंथ है और एक ब्रेथ है। एक 3D इमेज कैसे होगी, कुछ ऐसी होगी 3D इमेज, जिसमें हमें डेप्थ भी परसीव होगी। ओके, जिसमें हमें डेप्थ भी परसीव होगी, जैसे कि लेंथ, इसकी एक पर्टिकुलर लेंथ होगी, है ना, एक चौड़ाई होगी, ब्रेथ होगी, और कुछ हाइट होगी, इसकी कुछ हाइट होगी, है ना। यहां पे हमें हाइट दिख रही है, ऑब्वियसली दिस इज ए क्यूब, ये स्क्वायर है हमारा, है ना, तो स्क्वायर 2D इमेज होती है, और मतलब क्यूब का जो 2 डायमेंशन है वो स्क्वायर होती है। ओके, तो अब हमारे ब्रेन, अब कोई 4D इमेज भी होती है, वैसे आपको पता है 4D होती है, 5D होती है। अब हम ना कभी भी ना वी नेवर कभी कॉम्प्रहेंड नहीं कर पाएंगे 4D इमेज को, है ना, हमारा ब्रेन कॉम्प्रहेंड नहीं कर पाएगा 4D इमेज को। देखना, आपको कभी ये कॉम्प्रहेंशन बहुत जरूरी होती है, आपको ड्रीम्स भी आएंगे ना 4D में, कभी फोर्थ डायमेंशन कभी नहीं दिखेगी आपको, क्योंकि नेवर एक्सपीरियंस दैट, वी हैव नेवर, कभी एक्सपीरियंस कर भी नहीं सकते, है ना। हम 3D एनवायरमेंट में रहते हैं, तो वी आर 3D ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो हाइपोथेटिकल कुछ कंस्ट्रक्ट ऐसे हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म, लेट्स से हाइपोथेटिकली कि कुछ ऑर्गेनिजम्स 2D ऑर्गेनिज्म होंगे। ओके, ऑब्वियसली उनकी आई के ऊपर, समझ पा रहे हो आप, फिजिक्स का है टॉपिक है ये कंप्लीटली। लेट्स से कि कोई 2D ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि वी आर 3D ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि हम 3D स्पेस में रहते हैं। ओके, वी कैन मूव, हम ऐसे लेंथ वाइज, ब्रेथ वाइज एंड अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं हमारे उसमें, ठीक है। एक 2D ऑर्गेनिज्म होगा, वो या तो ऊपर जा पाएगा, या मतलब कि या तो लेंथ पे जा पाएगा या ब्रेथ पे, अप एंड डाउन नहीं हो पाएगा। ओके, और वो कभी भी 3D वर्ड को इमेजिन या फिर कंप्रहेंड नहीं कर पाएगा। ओके, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, हमें ये सब नहीं सीखना है, हमें बस ये पता होना चाहिए कि हम हमारे रेटिना के ऊपर 2D इमेज डिस्प्ले होती है, जिसको हमारा ब्रेन 3D में कन्वर्ट करता है या फिर परसीव करता है। तो हमारे पास उसके लिए कुछ क्यूज हैं। सो डेप्थ परसेप्शन होती है हमारे पास। ओके, हम परसीव करते हैं डेप्थ को विद द हेल्प ऑफ दीज क्यूज। अब ये क्यूज हमारे कैसे हो सकते हैं, मोनोक्यूलर क्यूज हो सकते हैं, मतलब कि हम एक आंख का यूज करके इन क्यूज हम डेप्थ परसीव कर सकते हैं, या फिर दोनों आंखों का यूज करके।
अगर हम सिर्फ एक आंख को यूज करें तो उसको बोलते हैं मोनोक्यूलर क्यूज। मोनो का ध्यान है, मोनो का मतलब होता है सिंगल। ओके, यस। और अगर हम डेप्थ परसीव कर रहे हैं दोनों आंखों की हेल्प से तो हम कहते हैं उसको बाइनोक्यूलर क्यूज। ओके, सो आवर ब्रेन takes information from both eyes, okay, and combine it to create a single three-dimensional image. This ability relies on two main types of visual cues. ठीक है, तो दोनों आंखों से अलग अलग ले सकता है या फिर सेम टाइम पे दोनों आंखों से ले सकता है। अगर दोनों आंखों से ले रहा है क्यूज और फिर 3D इमेज या डेप्थ परसीव हो रही है हमें तो उसको बोलेंगे बाइनोकुलर। और सिंगल आई की हेल्प से हो रहा है तो मोनोकुलर क्यूज। बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। जैसे कि मोनोकुलर क्यूज सीइंग डेप्थ विद वन आई, ये मतलब है मोनोकुलर क्यू का। ओके, तो यहां पे हमारे पास सेवरल मोनोकुलर क्यूज हैं जो कि आपको याद रखने हैं और इनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली मैं आपको एक एक क्यू बताऊंगा। ठीक है, देखो एक होता है हमारे पास एकोमोडेशन। एकोमोडेशन आप देखो एनसीईआरटी में शायद इसको बाइनोकुलर क्यू में दे रखा है, बट नहीं, ये मोनोकुलर क्यू होता है। ओके, हमारी एक सिंगल आई भी एकोमोडेट कर सकती है, दूसरी भी कर सकती है। ये एक मोनोकुलर क्यू है, याद रखना। ओके, शायद एनसीईआरटी में मेरे को जहां तक ध्यान आ रहा है इसको बाइनोकुलर क्यू के अंदर डाल रखा है। इट्स नॉट ए बाइनोकुलर क्यू, हो सकता है बाइनोकुलर क्यू भी, बट सिंगल आई भी अकोमोडेट, हमारा एक सिंगल आई का लेंस भी अकोमोडेट कर सकता है और उसकी हेल्प से भी हम डेप्थ परसेप्शन हो सकती है। ठीक है, देन वी हैव ओक्यूलोमोटर क्यू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोटर मूवमेंट होती है हमारी, है ना। ओक्यूलोमोटर हमारे पास एक वेगस नर्व है ना, तो उसकी हेल्प से ये मूवमेंट होती है, इसलिए इसको ओक्यूलोमोटर क्यू भी बोलते हैं। एक हमारा मोनोकुलर क्यू का ओक्यूलोमोटर क्यू है, एक बाइनोकुलर क्यू में एक ओक्यूलोमोटर क्यू है। ठीक है, वो मैं आपको सिखाता हूँ सब एक एक चीजें। देन वी हैव इंटरपोजिशन, ऑक्लूजन भी इसको बोलते हैं। देन रिलेटिव हाइट एंड साइज, टेक्सचर ग्रेडियंट, लीनियर पर्सपेक्टिव, शैडोज और मोशन पैरालैक्स। एक एक चीज सिखाता हूं आपको, डोंट वरी। सो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ मोनोकुलर क्यूज। ठीक है, देन वी हैव, चलो इनको समझते हैं। देखो हमें कैसे पता कि ये वाले पोल्स हमसे दूर हैं, है ना, और ये वाला काफी नजदीक है। अगर जैसे कि हम यहाँ पे खड़े हैं, तो हमें कैसे पता? तो ये हमें ऐसे पता क्योंकि जो हमारे चीजें नजदीक होंगी ना वो साइज में बड़ी दिखाई देंगी। ओके, रेटिना के ऊपर। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है कंसिस्टेंसी का, साइज कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि देखो ऑब्वियसली ये इमेज हमारे रेटिना के ऊपर साइज में बड़ी है और ये इमेज छोटी है, इसलिए अब इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रेन ये परसीव नहीं करेगा कि ये साइज में बड़ी है, लेट्स से कि ये 5 मीटर की है और ये 3 मीटर की है और अगले वाली 2 मीटर की है। ऐसा नहीं है। साइज कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि ब्रेन को पता है कि ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्वियसली फास्ट एक्सपीरियंस परसेप्शन को बहुत ज्यादा क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस की हेल्प से हमें पता है कि ये पोल सेम साइज के हैं। वो छोटे इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि वो दूर है। जैसे हम उनसे पास जाएंगे ना, वो भी क्या कह रहे हो? Far away. I'm really sorry. Far away. वो far है. I didn't get that. What are you saying? Please. कोई और वर्ड यूज कर सकते हो? मेरे को वर्ड समझ में नहीं आ रहा। सार पता नहीं क्या कह रहे हो। Didn't help. Okay. So. Far away. Okay. Far away. हाँ, ये पोल्स फार अवे हैं। ठीक है, हमसे दूर हैं, इसलिए साइज कंसिस्टेंसी याद रखना। ठीक है, इनके अंदर मोनोकुलर क्यू के अंदर साइज कंसिस्टेंसी नहीं आती है, मैंने आपको बताया बस वैसे। ठीक है, जैसे कि हमें कैसे पता, जैसे जिस भी आर्टिस्ट ने ये इमेज बनाने की कोशिश की, ऑब्वियसली बताना चाह रहा है कि ये इमेज, ये बॉल दूर रखी हुई है, ये बीच में रखी हुई, ये सबसे नजदीक है। कैसे? साइज की हेल्प से। अगर इसका साइज चेंज कर दिया जाए तो ऑब्वियसली वो आपको क्यू नहीं मिलेगा, तो आप नहीं बता पाओगे कि डेप्थ कितनी है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम 3D या डेप्थ की परसेप्शन कर पा रहे हैं साइज की हेल्प से। इसको बोलते हैं रिलेटिव साइज। देन वी हैव टेक्सचर ग्रेडियंट। ध्यान से सुनना, ठीक है, ये कई बार भूल जाते हैं, ध्यान नहीं रहता। टेक्सचर ग्रेडियंट का क्या मतलब है? देखो जो चीज आप ग्राउंड, लेट्स टॉक अबाउट
जो हम ग्राउंड पे चीजें देखते हैं, ठीक है। अब देखो लेट्स से कि आप यहां पे हो, जो आपके पास होगा ना ग्राउंड, ठीक है, वो आपको बिल्कुल 1080p में दिखेगा, है ना, क्लियर। ये जस्ट एनालॉजी लिया, ऐसा कुछ नहीं होता कि मतलब हमारी जो आंख का वो होता है ना, क्या बोलेंगे उसको, क्लियरिटी वो कहीं अच्छी होती है, 1080 से कहीं ज्यादा होती है, ठीक है। बस मैं आपको, क्योंकि ऑब्वियसली वी ऑल वॉच वीडियोस या तो 720 में 1080 में ऐसे हम, तो इसलिए मैंने आपको बोला। सो डोंट गेट एनी आइडियाज, जर्नलाइज मत कर लेना इसको, ठीक है। तो क्या है कि ये जो नजदीक का ग्राउंड है जो आपके पास होगा, वो बहुत आपको वो डिटेल दिखेंगे, उसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल्ड होगा, वो डिटेल्ड टेक्सचर में दिखेगा। जितना जितना दूर जाते जाएंगे उतनी ही डिटेल कम होती जाएंगी, उतना ही स्मूथर और लेट्स से फाइन स्मूथर दिखेगा, ठीक है। तो वी सी मोर डिटेल्स, तो हमें पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ पे ज्यादा डिटेल है। जैसे कि जैसे आप ग्रास की तरफ देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल अलग अलग ग्रास दिखेगा, एक एक ग्रास का जो अलग अलग वो होता है ना, लीव्स, वो दिखेंगे। दूर आपको ग्रीन ग्रीन दिखेगा, बस फाइन ऐसे ऐसे स्मूथ दिखेगा वो। तो आपको पता चल जाएगा आपके ब्रेन को, अच्छा वो वहां पे वो दूर है, यहाँ पे नजदीक है, ओके। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एक एक ग्रैनुअल आपको सैंड का एक एक ग्रैनुअल आपको अच्छे से दिखेगा जितना नजदीक होगा। जैसे जैसे दूर जाते जाओगे उतनी इमेज स्मूथ होती जाएगी, ओके, ब्लर्ड हो जाएगी, स्मूथर दिखेगी, ओके। थिंक अबाउट लुकिंग एट ए कारपेट, जैसे कि आप कारपेट पे, नजदीक वाला कारपेट आपको उसके यू कैन सी इंडिविजुअल थ्रेड्स दिखेंगे आपको एंड लूप्स, बट फ्रॉम ए फार इट अपीयर्स एज ए यूनिफॉर्म कलर, ओके। सो इसको हम बोलते हैं टेक्सचर ग्रेडियंट, क्लियर गाइस। हाँ, यहां से क्वेश्चन आएंगे डेप्थ परसेप्शन पे, ठीक है। फिर ये मोलिकुलर क्यूज चल रहे हैं बाय द वे, याद रखना। देन यू हैव लीनियर पर्सपेक्टिव। लीनियर पर्सपेक्टिव देखो देखो यहां पे अगर आपको लेट्स से आप एक कुछ ऐसा ड्रॉ करना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप कैसे दिखाओगे कि ये वाले जो बीम्स हैं, ये वाले बीम्स हैं और ये वाले जो वहां पे है, ऑब्वियसली साइज का हेल्प ली जा रही है यहां पे, ठीक है। उसके अलावा ये आपको दिख रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि एक जितना जितना दूर जाता जाएगा ना, देखो जैसे कि ये रेलवे ट्रैक है ना, ये ऐसे नहीं बनाया आर्टिस्ट ने, ऐसे नहीं बनाया, है ना, बिल्कुल पैरेलल लाइन नहीं शो करी, बल्कि ऐसा लग रहा है एमर्ज हो रही है, वो इन्फिनिटी पे जाके एमर्ज हो रही है, कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे के पास जाके क्रॉस करेंगे आपस में, है ना। सो इसको हम बोलते हैं लीनियर पर्सपेक्टिव, क्योंकि हम एक्चुअल में देखेंगे ना रेलवे ट्रैक को, हमें ऐसा ही परसीव होगा। क्यों? पैरेलल लाइंस सच एज रेल रोड ट्रैक्स और द एज ऑफ ए बिल्डिंग अपीयर्स टू कन्वर्ज इन ए डिस्टेंस, एक डिस्टेंस पे जाके कन्वर्ज हो जाएंगी वो, ओके। दिस कन्वर्जेंस गिव्स अस ए क्यू अबाउट द रेलेवेंट डेप्थ, एक डेप्थ का हमें क्यू मिलता है यहां से, ऑफ पॉइंट अलोंग दीज लाइंस। ये रेलवे ट्रैक वाला एग्जांपल याद रखना, वो ऐसे पूछते हैं, ओके। इमेजिन लुकिंग डाउन ए लॉन्ग hallway and walls seems to meet at the far end, की ये obviously इन walls का जिक्र कर रहा है, ठीक है, far end पे वो दोनों मिल रही हैं, even though you know they are parallel, जबकि आपको पता है कि obviously आप जाते जाओगे वो parallel होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो डेप्थ के लिए जरूरी है वो ऐसा दिखना, तो वो ऐसे आपको दिखेंगी, तो आपका ब्रेन परसीव कर लेगा, अच्छा ठीक है यहाँ पे चीजें दूर है और यहाँ पे चीजें पास है। इसको बोलते हैं लीनियर पर्सपेक्टिव, ओके। लीनियर एल से स्टार्ट होता है, लाइन एल से स्टार्ट होती है, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो आप, ठीक है। लाइट एंड शैडोज, देखो क्लियरली आपको ये 3D इमेज दिख रही है ना, बट एक्चुअल में दोनों इमेजेस एक ही है, सिर्फ और सिर्फ आर्टिस्ट ने क्या किया, लाइट एंड शैडो का इस्तेमाल किया, ठीक है। अब ये ऐसी इमेज ड्रॉ करी, इस पे यहां पे इसको थोड़ा सा इधर से ब्राइट कर दिया, ओके, इस साइड से, और यहां पर शैडो की मतलब की फिनिशिंग दे दी, है ना, देखो। तो जैसे ही फिनिशिंग
कंप्लीट हुई ब्राइटनेस की एंड लेट्स से लाइट की एंड शैडो की, वैसे ही हमको पता चल रहा है कि देयर इज ए डेप्थ, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली रियल लाइफ में लाइट भी प्रेजेंट होती है और शैडोज भी होती है। ओके, उसकी हेल्प से हमारा ब्रेन डेप्थ को परसीव कर लेता है। जैसे कि यहाँ पे जैसे लाइट और शैडो ऐड हुई, डेप्थ परसेप्शन होने लगी, यहाँ पे नहीं हो पा रही है। क्लियर? ओके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इंटरपोजिशन, इसको पार्शियल अक्लूजन भी बोलते हैं। ओके, पार्शियल अक्लूजन याद रखना, मतलब कि एक चीज दूसरी चीज को ढक रही है ना। अब जो चीज ढक रही है, जो ढकी जा चुकी है, वो ऑब्वियसली दूर है। अब ये तो आपके पास है ना, अब मेरे पर्सपेक्टिव से ये नजदीक है, ये वाला हाथ जो आपके पर्सपेक्टिव से दूर है। ये देखो, क्यों? क्योंकि यहां से इंटरपोजिशन हो रही है, मेरा एक हाथ दूसरे हाथ को ढके हुए है, ठीक है। जैसे कि ये आपको आगे दिख रहा है और मेरे पर्सपेक्टिव से देखेंगे ना, तो ये पीछे वाला हाथ मेरे को ये उसको आगे वाले हाथ को ढके हुए है ना। अब आपको कैसे पता? क्योंकि इसने इसको ढक रखा है। सेम लेट्स से दिस बिल्डिंग, अब यहाँ पे एक इल्यूजन हो रहा होगा अगर आपको इसको ध्यान से देखोगे, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली एक बार आपको ये दिखेगा, ये बिल्डिंग आगे दिखेगी, एक बार आपको ये बिल्डिंग आगे दिखेगी, है ना, ध्यान से देखोगे तो, ठीक। क्योंकि ऑब्वियसली ये क्यों जैसे मिस होता है वैसे ही ब्रेन परसीव नहीं कर पाता डेप्थ को कि कहां पे कौन सी बिल्डिंग आगे है। बट इंटरपोजिशन की हेल्प से हमें पता चलता है कि कौन सी चीज पीछे है और कौन सी चीज आगे। जैसे कि यहां पे क्लियरली हमें पता चल रहा है कि दिस ट्री इज दिस माउंटेन इज बिहाइंड दिस ट्री, और दिस माउंटेन सेकंड वन इज बिहाइंड दिस वन फर्स्ट वन माउंटेन, है ना। या फिर हमें कैसे पता कि जो सन है वो इस पर्टिकुलर क्लाउड से पीछे है, कैसे पता? क्योंकि इंटरपोजिशन हो रही है ना, क्योंकि क्लाउड आगे उसको ढके हुए, उसको कहीं ना कहीं से कवर किए हुए हैं। सो दिस क्यू रिलाइज ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट ऑब्जेक्ट्स आर पार्शली ऑब्स्क्योर, अदर्स आर लाइकली क्लोजर, जो दूसरों को ढक देते हैं या फिर जिनको इंटरपोजिशन में आ जाते हैं वो, तो आगे वाले हमें कंप्लीट दिखेंगे और पीछे वाली इमेज ऑब्वियसली वो ऐसा तो नहीं है कि ये कुछ इस प्रकार से है ना। हमें पता है कि कंप्लीट इमेज सिंस वी हैव क्लोजर की हेल्प से हमें पता है कि हमारा माइंड गैप को फिल कर लेता है, ठीक है। तो इंटरपोजिशन की हेल्प से हमें पता चल जाता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट पीछे है और कौन सा आगे है। ओके, हेलो, ठीक है। देन वी हैव रिलेटिव हाइट। ओके, सपोज दैट वी कैन सी ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट ऑब्स्ट्रक्शंस, की किसी तरह की कोई ऑब्स्ट्रक्शन, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही, हम एक फार ग्राउंड को क्लियरली देख पा रहे हैं। ड्यू टू द पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन द होराइजन इज ए लाइन दैट डिवाइड्स द व्यू इन हाफ। देखो हमें एक होराइजन दिखेगा, होराइजन ऑब्वियसली जहां पे मतलब कि आपको ये स्काई और ग्राउंड के बीच में जो लाइन है उसको होराइजन बोलेंगे हम, ठीक है। अब जो होराइजन के पास होंगी ना, वो हमारा ब्रेन उनको इंटरप्रेट करेगा एज एन कि वो दूर हैं, और जो होराइजन से जितनी दूर होंगी ना वो उतनी हमारे नजदीक है, ठीक है। इसको रिलेटिव हाइट बोलते हैं, रिलेटिव या फिर लोकेशन इन द पिक्चर प्लेन। जैसे कि मतलब कि हमारी अवर ब्रेन टेंड टू अज्यूम ऑब्जेक्ट्स पोजीशन लोअर इन आवर फील्ड ऑफ व्यू। जैसे कि हमारा फील्ड ऑफ व्यू यहाँ पे पर्टिकुलर फील्ड ऑफ व्यू होता है हमारा लोअर में, और यहाँ पे होराइजन होगा, होराइजन अप साइड। ओके, अप साइड होराइजन के जो पास होंगी वो दूर है, और जो होराइजन से जितना दूर होंगी या फिर लोअर होंगी हमारी विजुअल फील्ड में, उतना ही हमसे नजदीक है। ओके, द होराइजन लाइन टिपिकली अपीयर्स लोअर इन विजुअल फील्ड। ओके, दिस इज आवर ये लोअर विजुअल फील्ड है, ठीक है। द होराइजन लाइन टिपिकली अपीयर्स लोअर इन विजुअल फील्ड and we understand that objects like mountains that rise above the horizon are further away than the ground plane below, ठीक है। या फिर let's take this example। अब ये देखो ये होराइजन है, ओके। अब हमको पता है कि जो होराइजन के नजदीक है, let's say this mountain, ठीक है, होराइजन से ऑब्वियसली ऊपर जा रहा है ये, ठीक है। तो हम परसीव कर लेंगे कि होराइजन के पास दिखता है, उससे ऊपर जा रहा है, वी परसीव की वो चीज दूर है, और जो हमारे विजुअल फील्ड में अपसाइड होगी
पोजीशन लोअर इन द आवर विजुअल फील्ड आर फार्दर अवे व्हाइल दोज हायर अप आर क्लोजर। जो हमारे विजुअल फील्ड में ऊपर की हायर अप होंगी वो हमें नजदीक परसीव होंगी। इसको रिलेटिव साइज, रिलेटिव हाइट बोलते हैं। ओके, रिलेटिव साइज नहीं बोलते, रिलेटिव हाइट बोलते हैं। ठीक है, बताइए, चले आगे। देन एरियल और एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव। एरियल और एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव, ये जो विजुअल क्यू है, ये हमें क्या बताता है? देखो, जितना भी आपको ब्लर्ड इमेज दिखेगी ना, वो उतनी ही दूर होगी। ठीक है, और जितना क्लियर इमेज दिखेगी, क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा एयर पार्टिकल्स ऐड होते जाएंगे, उसमें डस्ट ऐड होती जाएगी, उतनी ही हम परसीव कर लेंगे वो चीज दूर है, और जितनी क्लियर दिखेगी ना, हमारे नजदीक होगी वो। ठीक है, दिस क्यू यूजेस द वे हेज और डस्ट अफेक्ट द क्लैरिटी एंड कलर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, एज डिस्टेंस इंक्रीज ऑब्जेक्ट्स अपीयर फेंटर, ओके, मोर ब्लर्ड एंड ऑफन टेक ऑन ए ब्लिस ह्यू ड्यू टू ब्लूइश ह्यू ड्यू टू लाइट स्कैटरिंग। ठीक है, लाइट की स्कैटरिंग होती है एनवायरनमेंट में। ऑब्वियसली अब स्कैटरिंग का समझाने की यहाँ पे टाइम है नहीं, तो अभी आप सिंपल फॉर्म में ऐसे याद रखो, जितना जितना दूर होती जाएंगे ना, उतने चीजें ब्लर्ड, ठीक है, ड्यू टू डस्ट दिखेंगी, और बहुत ज्यादा ब्लर्ड दिखाई दे रहा है तो हमारा ब्रेन परसीव कर लेगा वो चीजें जो काफी दूर है, एंड जो क्लियर दिखाई दे रही है वो काफी नजदीक है। ऐसे 2D इमेज को 3D में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ओके, हेलो, ठीक है। देन मोशन पैरालैक्स, इसको समझिए ध्यान से। देखो, जब आप कभी या तो अभी ध्यान करने की कोशिश करो, याद करने की कोशिश करो, या फिर कभी ध्यान देना, जब आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे होगे, गाड़ी में, बस से, ट्रेन से, कहीं से भी, जो ऑब्जेक्ट जैसे उस तरफ जा रही है कार, ठीक है, अब ये जो बैरियर्स हैं, रोड की जो बैरियर्स होती हैं, ठीक है, इनकी तरफ ध्यान दोगे तो बहुत फास्ट जाएंगी आपके ऑपोजिट, ऑब्वियसली जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उसके ऑपोजिट, ठीक है, तो बहुत ज्यादा फास्ट जाती हुई दिखेंगी। जितनी जितनी ज्यादा दूर होती चीज जाएंगी ना, उनकी जो स्पीड है ना कम होती जाएगी, काफी कम। ओके, तो वैसे ही जो चीजें काफी फास्ट जा रही है ना, तो हमें पता चल जाएगा कि ये काफी नजदीक है। ओके, जैसे कि आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो, इस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ये जो ट्रीज हैं जो कि आपके से काफी पास हैं, काफी फास्टली मूव करेंगे, और जो सबसे दूर होगी वो काफी स्लो मूव करेगी, और जो बीच में होंगी ऑब्वियसली वो मूवमेंट जो कम उसकी स्पीड कम होती जाएगी। इसको बोलते हैं मोशन पैरालैक्स। दिस रेफर्स टू द रिलेटिव मूवमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस, फास्ट, कम फास्ट, बिल्कुल स्लो। ओके, व्हेन वी मूव आवर हेड, देयर नियर बाय ऑब्जेक्ट्स अपीयर्स टू मूव faster in relation to the background compared to far away objects. This movement provides a depth cue. Imagine riding a train. Close objects like telephone poles whiz by faster than distant mountains. Okay? Basically वही बात है जो अभी हमने समझी, जिसको बोलते हैं मोशन पैरालैक्स। क्लियर और नॉट? ठीक है, फिर हमारे पास है रिलेटिव ब्राइटनेस। जैसे हमारे जो नजदीक होंगे ना ऑब्जेक्ट, वो हमें ज्यादा ब्राइटर परसीव होंगे, जैसे जैसे दूर होते जाएंगे ना, जनरली ये कई बार ऐसा इसको मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, जितने जितने दूर होंगे जनरली उतने ही शैडो या फिर डिमर होते जाएंगे वो। ठीक है, जैसे कि मतलब कि ऑब्वियसली आप यहाँ पता कर पा रहे हो कि ये जो है आपसे काफी नजदीक है ये वाला एरिया, और ये वाला एरिया दूर है, क्योंकि ऑब्वियसली ये काफी ब्राइट दिख रहा है आपको। जैसे जैसे जा रहे हो उतना ही आपको डिमर वो हो रही है। ठीक है, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स जनरली रिफ्लेक्ट मोर लाइट अपीयरिंग ब्राइटर, कन्वर्सली डिमर ऑब्जेक्ट्स आर परसीव्ड एज फार्दर अवे। दिस क्यू कैन बी फुल्ड बाय लाइटनिंग कंडीशंस। ओके, सो यू नीड टू रिमेंबर, ये एक और है जो कि आपको याद रखना है, जनरली हम नहीं पढ़ते। देन वी हैव अकोमोडेशन। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके
इनमें कोई मोटर मूवमेंट नहीं थी, ठीक है, ओके। तो इनको हम बोलते हैं पिक्टोरियल क्यूज, ओके। देन फिर हमारे रेटिना को हमारे लेंस को एकोमोडेट करना पड़ता है। पिक्टोरियल क्यूज जो हमें पेंटिंग और फोटोग्राफ में दिखाई देते हैं उनको बोलते हैं, जो कि हम बात कर चुके हैं। देखो एकोमोडेशन क्या है, इसको इस एक छोटी सी एनिमेशन को देखो आप, ठीक है। ये देखो यहां पे जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे लेंस को एकोमोडेट करना पड़ रहा है, ठीक है। सो जितनी ज्यादा एकोमोडेशन होगी इसका मतलब उतना ही ऑब्जेक्ट हमारे नजदीक है, ओके। विजुअल एकोमोडेशन, ठीक है। ओक्यूलोमोटर क्यों है ये, अगर पूछे तो बता देना। द चेंज इन द थिकनेस ऑफ द लेंस एज द आई फोकस एंड ऑन ऑब्जेक्ट दैट आर फार अवे और क्लोज, इसको बोलते हैं एकोमोडेशन। एज वी फोकस ऑन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस द लेंस इन ईच आई चेंजेस शेप टू ब्रिंग द इमेज इनटू क्लियर फोकस, ताकि इमेज यहाँ पे क्लियर फोकस पे रहे। ऑब्वियसली द अमाउंट ऑफ द effort required for this adjustment provides another depth cue. Focusing on closer objects require more lens adjustment compared to distinct object. अब अगर हमारे ब्रेन को पता चल जाएगा कि काफी ज्यादा अकोमोडेट करना पड़ रहा है, ओके, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो काफी नजदीक है, इसलिए ये अकोमोडेट करना पड़ रहा है लेंस को, ओके। तो ओक्यूलोमोटर क्यू होता है ये, दिस क्यू इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ आवर आईज, ठीक है, क्लियर। तो हमारे ये हुए मोनोक्यूलर क्यूज कंप्लीट। गाइस ओके, फिर हमारे पास है बाइनोकुलर क्यूज कि हम जब हम डेप्थ की परसेप्शन दोनों आंखों की हेल्प से करते हैं, ओके, ठीक है। तो यहां पे दोनों आंखों की रिक्वायरमेंट होगी अगर ये क्यूज आपको यूज करने हैं, ठीक है। सो सबसे पहले आता है हमारे पास बाइनोकुलर डिस्पैरिटी, ओके। द डिफरेंस इन द इमेज सीन बाय टू आइज, उसको बाइनोकुलर डिस्पैरिटी बोलते हैं, अभी समझाऊंगा। देन कन्वर्जेंस फिर हमारे पास अनदर ओक्यूलोमोटर क्यू है, यहां पे आंखों की मूवमेंट करनी पड़ती है, ओके, कन्वर्ज करना पड़ता है। अभी बाइनोकुलर डिस्पैरिटी क्या होती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना आपके लिए। देखो हमारे रेटिना पे दोनों रेटिनास, ये एक रेटिना है, ये दूसरा रेटिना है, दोनों रेटिना पे इमेज थोड़ी अलग अलग होती है, ओके। हमारा ब्रेन दोनों इमेज को इंटरपोज करके एक सिंगल इमेज जनरेट करता है, ठीक है। तो जब वो इमेज के अंदर डिफरेंसेस बहुत ही ज्यादा होंगे, है ना, देखो आप कुछ भी ऐसे करके देखो, ठीक है, एक आंख बंद करो, ऐसे करो, एक आंख बंद करो, और फिर इसी चीज को दूसरी आंख बंद करके देखो, आपको ना बैकग्राउंड अलग अलग दिखेगा, ठीक है। समझो इस चीज को, जो आपका बैकग्राउंड है वो अलग अलग दिखेगा, बिल्कुल सेम इमेज नहीं होगी वो, ठीक है। आपका बैकग्राउंड आपको मूव होता दिखेगा, इसको बोलते हैं बाइनोकुलर डिस्पैरिटी और स्टेरोप्सिस, ठीक है, और रेटिनल डिस्पैरिटी भी बोल सकते हैं इसको। बेसिकली क्या है कि जब अगर ये दोनों रेटिना के ऊपर इमेज के अंदर काफी डिफरेंसेस हैं, तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट काफी नजदीक है, ठीक है। जितना आप नजदीक करोगे ना अपनी उंगली को, या फिर कोई पेंसिल ले लीजिए, ठीक है, उसको उतना ही आपको अलग अलग बैकग्राउंड के अंदर अलग अलग ज्यादा डिफरेंट इमेजेस दिखेंगी। जितना दूर करते जाओगे उतना ही कम होता जाएगा, वो डिस्पैरिटी कम होती जाएगी, क्लियर। सो हमारा ब्रेन क्या करता है, आवर ब्रेन एनालाइज दिस डिस्पैरिटी एंड कैलकुलेट द रिलेटिव डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लोजर ऑब्जेक्ट हम अगर हमारे काफी नजदीक है तो लार्जर डिस्पैरिटी होगी देन ऑब्जेक्ट फर्दर अवे। सो तो हमारे पास यहाँ पे दिस इज द डिफरेंट, ठीक है। तो ये डिफरेंट इमेज बनती है, समझ होंगे। तो दो तरह की हो सकती है हमारे पास, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे रेटिना पे हॉरिजॉन्टली अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है, ऐसे, या फिर वर्टिकली अलग अलग हो सकती हैं, ओके। तो इनको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्पैरिटी या फिर वर्टिकल डिस्पैरिटी। हॉरिजॉन्टल डिस्पैरिटी को नेट ने कैसे एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रखा था, ठीक है। इट रेफर्स टू टू पॉइंट्स दैट फॉल ऑन नॉन कॉरस्पॉन्डिंग रेटिनल पोजीशन, वन नियरर एंड अदर
फार्दर। तो ये उन्होंने हॉरिजॉन्टल डिस्पैरिटी की ऐसे डिफाइन कर रखा था, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। देन वी हैव वर्टिकल डिस्पैरिटी, रेफर टू द डिफरेंस इन टू आईज लोकेशन ऑफ कॉर्नियर एंगल्स। ओके, बेसिकली एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्पैरिटी क्या होती है कि देखो, एक रेटिना पे इमेज बन रही है थोड़ी ऊपर की तरफ, दूसरे रेटिना पे थोड़ी नीचे की तरफ। अब ब्रेन को पता है कि बहुत ज्यादा ऊपर नीचे है, तो ऑब्वियसली काफी नजदीक है। ओके, इसको ये हो गया वर्टिकल डिस्पैरिटी। देन वी हैव हॉरिजॉन्टल डिस्पैरिटी, एक रेटिना पे इमेज बन रही है थोड़ी सी लेफ्ट की साइड, ओके, और दूसरे रेटिना पे बन रही है थोड़ी सी लेफ्ट से थोड़ी सी इधर, लेफ्ट से थोड़ी सी साइड, तो हॉरिजॉन्टल डिस्पैरिटी होगी। क्लियर? तो दो तरह की डिस्पैरिटी हो सकती है हमारे पास। ये भी पूछ सकते हैं कि डिस्पैरिटी कितने तरह की होती है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। डिस्पैरिटी क्या हुआ, समझ में आया? ये बाइनोकुलर क्यू है, ये इसका नाम बाइनोकुलर डिस्पैरिटी भी होता है और स्टेरोप्सिस भी होता है। आपको याद रखना पड़ेगा, ये कुछ भी लिख सकते हैं वो। जनरली बाइनोकुलर डिस्पैरिटी लिखा जाता है और वो आपसे पूछेंगे कि इनमें से बाइनोकुलर क्यू कौन सा है, ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं आपसे, और आपको दे देंगे बाकी सारे के सारे मोनोकुलर क्यूज और एक होगा उनमें से बाइनोकुलर क्यू, और वो आपको याद रखना है कि ये बाइनोकुलर क्यू है, ठीक है। या तो ऐसे पूछेंगे, ये आसान हो गया। मुश्किल क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, वो आपको सिचुएशन देंगे कि आपके रेटिना पे अलग अलग इमेज बन रही है, उन इमेजेस को क्या कहते हैं, उस इमेज की हेल्प से जो उन अलग अलग इमेज की हेल्प से आपका ब्रेन परसीव कर रहा है ना डेप्थ को, उसको क्या कहेंगे, बाइनोकुलर डिस्पैरिटी, ठीक है। या फिर आपसे पूछ लेंगे कि कितने तरह की होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होती है हमारे पास। ओके, याद रखना आपको। होरोप्टर एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एक एम्पेरिकल या फिर हाइपोथेटिकल एक कॉन्सेप्ट है। क्या है कि बेसिकली हमारी जो विजुअल फील्ड होती है ना, वो रेटिना के ऊपर देखो एक विजुअल फील्ड हमारी, ये दिस इज आवर विजुअल फील्ड, तो इस पे कुछ फिक्सेशन पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये फिक्सेशन पॉइंट ना होरोप्टर पे ही बने होते हैं, ठीक है। तो होरोप्टर बेसिकली क्या है, इज ए सरफेस इन स्पेस के अंदर पाया जाता है, दैट कंटेन्स पॉइंट दैट अपीयर टू बी इन द सेम विजुअल डायरेक्शन। अब देखो, तो दिस इज ए फिक्सेशन पॉइंट, लेट्स से। अब यहां पे जो आपकी लेफ्ट आई में जो बनेगा ना, ऑब्वियसली ये लेफ्ट साइड वाला एरिया है, हमने पढ़ा है, ये है ना, डिवाइड कर देते हैं एरिया को लेफ्ट और राइट में। लेफ्ट साइड का जो एरिया है राइट साइड की तरफ बनेगा, सेम गोज फॉर राइट आई, लेफ्ट साइड का जो एरिया है वो राइट आई की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा होरोप्टर है, ओके, बस इसको आप याद रखना। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एनीथिंग दैट डजंट लाई ऑन द होरोप्टर। अब देखो, ऑब्वियसली अब होरोप्टर के लिए यहां पे इस एक विजुअल फील्ड के लिए पता है हमारे ब्रेन को, लेफ्ट आई के रेटिना पे ये पॉइंट है और राइट आई के रेटिना पे ये पॉइंट है। अब हो सकता है कि ये इमेज यहां पे आए और यहां पे थोड़ी सी इस साइड आ जाए, डिस्पैरिटी हो जाएगी ना, फिर पता चल जाएगा ना कि इस फिक्सेशन पॉइंट पे यहां पे आ रही है, तो दूसरे इमेज पे, दूसरे आई पे यहां पे आनी चाहिए थी, ओके, बट एक्चुअल में यहां पे आ रही है। तो हो सकता है कि काफी नजदीक है ऑब्जेक्ट, इसलिए ये जो क्या बोलेंगे इसको, डिस्पैरिटी आई है, इसलिए ये डिस्पैरिटी आई है, ठीक है। क्लियर और नॉट? एक मिनट, एक जन के बोलो, एक ने तो रिपीट किया, ठीक है। होरोप्टर बेसिकली कुछ नहीं है, एक हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट है कि हमारा जो विजुअल फील्ड है उसमें कुछ फिक्सेशन पॉइंट है। देखो, द होरोप्टर इज a surface in space that contains points that appear to be in the same visual direction and distance from the fixation point in both eyes, ठीक है। हमारे सरफेस में कुछ फिक्सेशन पॉइंट है, इसको हम होरोप्टर बोलेंगे, ओके। लेट्स से कि जैसे हमने इसको कुछ भी नाम देना था, हमने होरोप्टर नाम दे लिया, बस आपको ये बात याद रखनी है, होरोप्टर नाम दे लिया इसका, ठीक है। अब यहां पे कुछ फिक्सेशन पॉइंट होते हैं हमारे, यहां पे कोई इमेज है, ठीक है, कुछ भी ऑब्जेक्ट्स हैं यहां पे, दिस इज आवर होरोप्टर। अब हमारे रेटिना पे और हमारे विजुअल जो फील्ड है, ठीक है,
ये होरोप्टर की जो ये जो होरोप्टर वाली लाइन है या ये फिर जो होरोप्टर है और हमारे रेटिना पे ये चीजें ना ऐसे फिक्स्ड हैं। कैसे कि यहाँ की इमेज इस रेटिना पे यहाँ पे पड़नी चाहिए और दूसरे वाले रेटिना पे यहाँ पे पड़नी चाहिए। अब अगर ऐसे बन रही है तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट काफी दूर है, ठीक है, सही है, कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, डिस्पैरिटी नहीं है। बट अगर ये लेट्स से कि थोड़ी बहुत डिस्पैरिटी आ रही है दोनों ही उसमें, ठीक है, लेट्स जस्ट से दैट टू अंडरस्टैंड, तो इसका मतलब इस होरोप्टर की इमेज यहां पे बननी चाहिए थी बट डिस्पैरिटी आ रही है, तो इसका मतलब इमेज या तो काफी क्लोज है, इसलिए अलग अलग इमेज बननी है दोनों रेटिना पे, एक जगह पे बननी चाहिए थी जो कि नहीं बन पा रही है। ओके ठीक है। स्पेस के अंदर एक हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट मान रखो, उसको होरोप्टर बोलते हैं। ओके बस ये कॉन्सेप्ट डाल दिया इसलिए ताकि ये कैसे काम करता है कहीं पूछ ना ले, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ओके आज तक पूछा नहीं है वैसे, बट मे बी लेट्स से कि हम क्यों हम अब उसको छोड़ें किसी एरिया को। देन वी हैव हमारे पास सेकंड जो हमारा बाइनोकुलर क्यू है वो है कन्वर्जेंस। ओके कन्वर्जेंस का क्या मतलब, देखो अब नाउ ध्यान से देखना, मैं ये जो पेंसिल है इसको दूर कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरी आंखें ना अब सेंटर में है, ठीक है, ये वाला जो हमारा ये क्या है प्यूपिल, ठीक है। अब अगर मेरे को नजदीक देखना है इसको तो ये दोनों आंखें ना यहां से सेंटर से दोनों इस तरफ आ जाएंगी। ओके ऐसे इधर 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 शिफ्ट हो जाएंगी इस साइड, ठीक है। तो जितना ये आंखें ऐसे इधर हो जाएंगी ना, इसका मतलब इसको कन्वर्जेंस बोलते हैं। ऑब्वियसली ओक्यूलोमोटर है, मूवमेंट करनी पड़ती है। जितना ये साइड में होंगे ना ऐसे, ठीक है, सेंटर से इस साइड आ जाएंगे दोनों, तो उतना ही ऑब्जेक्ट नजदीक है। तो जितना अगर ये आंखें इधर होंगी इस साइड होंगी, ठीक है, व्हेन वी फोकस ऑन ए नियर ऑब्जेक्ट आवर आईज टर्न्ड इनवर्टेड, जितनी इन्वर्टेड होंगी ना, जितनी इन्वर्टेड होंगी, ओके लेट्स से दिस इज इन सेंटर और ये इन्वर्ट में है, सेंटर इन्वर्ट में, जितनी इन्वर्टेड होंगी ना उतना ही नजदीक है हमारे कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। brings the image onto the center to brings the image onto the center of the each retina। क्यों वो इन्वर्टेड क्यों होती है, ताकि रेटिना के सेंटर पे बने, फोविया के ऊपर। ओके द मसल्स इन्वॉल्व्ड इन दिस इन्वर्टेड मूवमेंट सेंड सिग्नल टू द ब्रेन। तो जो मसल इन्वॉल्व होती हैं वो ब्रेन को सिग्नल भेज देंगी और उससे इंटरप्रिटेशन हो जाएगी कि कितना नजदीक या दूर है हमारा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर हम फोकस किए हुए हैं। ओके हेलो ठीक है, तो इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस। तो ये हमारे बाइनोकुलर और मोनोकुलर क्यूज थे जो कि आपको पता होने चाहिए कौन से बाइनोकुलर है और कौन से मोनोकुलर है, और उनकी डेफिनेशन, मतलब कि डेफिनेशन क्या, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको। डेफिनेशन तो कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वो आपको एक सिचुएशन देंगे और पूछेंगे बताओ कौन सा यूज हो रहा है, जैसे कि इसमें पूछ रखा, अब देख लिया आप लोगों ने इसमें क्या मतलब, फिर भी पढ़ो इसको एक बार। द फैक्ट दैट नियरर ऑब्जेक्ट obscure the more distinct object की उसको कवर कर लेता है from the view is due to intercept interposition। ओके तो वो आपको कोई ऐसे सिचुएशन देंगे, ठीक है, और आपसे पूछेंगे इसका बताओ। रिलेटिव साइज है ना, रिलेटिव साइज हमारा मोनोकुलर क्यू है। बताओ मोशन पैरेलैक्स इज द रिलेटिव apparent motion of objects in the visual field as the viewer moves his head। ठीक है, वो अब देखो असर्शन और रीजन वाले शायद बंद हो गए हैं क्वेश्चन, ठीक है, पिछली 2 टाइम से मैं देख नहीं रहा हूं, फिर भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए कर लेते हैं। मोशन पैरेलैक्स इज द रिलेटिव अपरेंट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन द विजुअल फील्ड एज द मूवर मूव्स हिज हेड। का रिलेटिव मोशन होता है हमारा, ओके रिलेटिव मोशन होता है ये, ठीक है। रिलेशन में देखते हैं हम कि मोशन पैरेलैक्स इज ए मोनोकुलर स्पेशल क्यू। क्या मोनोकुलर क्यू है? ठीक है। अपरेंट मोशन क्यों है ये? क्या एक्चुअल में मूवमेंट होती है?
या फिर हमें परसीव होती है मूवमेंट? हमें परसीव होती है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। ओके, अब बताओ ए और बी। बताओ, क्या रीजन एक्सप्लेनेशन है असर्शन का? नहीं है। ओके, एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आर इज नॉट, बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। ये बताओ, रेटिनल डिस्पेरेसी और डिस्पेरिटी इज एन इंपॉर्टेंट मोनोकुलर क्यू इन डेप्थ परसेप्शन। रीजन, कन्वर्जेंस इज ए मस्कुलर क्यू इन डेप्थ परसेप्शन। बताओ, दोनों सही लग रहे हैं मेरे को तो, है ना? रेटिनल डिस्पेरेसी जो हमारा है इंपॉर्टेंट मोनोकुलर क्यू है कि नहीं? है कि नहीं? अरे बाइनोकुलर डिस्पेरेसी का जिक्र कर रहा है ये। अरे है कि नहीं? अरे यस और नो? नो नो, ऑब्वियसली नो। मोनोकुलर नहीं, बाइनोकुलर क्यू है ये। ठीक है, तो हमारा ए गलत हो गया, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, ए इज टू, ये फोर्थ ऑप्शन ही रह गया यहां पे, है ना? कन्वर्जेंस हमारा मस्कुलर क्यू है, यस, मसल्स की हेल्प से हमें पता चलता है। ये पढ़ो और बताओ। पढ़ो, मैं पढ़ता हूं। होल्ड ए पेंसिल एट आर्म्स लेंथ एंड लुक एट इट फर्स्ट विद वन आई देन विद द अदर। देयर इज लिटिल डिफरेंस बिटवीन द टू व्यूज रिलेटिव टू द बैकग्राउंड। नाउ bring the pencil just 6 inch away from your face and try the same thing. This time you will perceive a great difference between two views. This one, which one is the correct answer of the above example? Monocular cue, binocular cue, top down processing, bottom up processing. इसमें कितना मुश्किल क्वेश्चन है ये, 1 सेकंड का भी नहीं था ये। अच्छा, कौन से 2 ऑप्शंस नहीं होंगे? एलिमिनेट करते हैं। अरे ये सिचुएशन कौन सी, क्या कह रहे हो? थर्ड एंड फोर्थ नहीं है। अच्छा, ये तो ठीक है, ये सिचुएशन नहीं समझ में आई कौन सी है। अभी मैंने आपको यही सेम एग्जांपल दिया था, मैंने सेम एग्जांपल जब मैं समझा रहा था वो पर्टिकुलर क्यू। अच्छा, ये बता दीजिए कौन से उसका बाइनोकुलर, मोनोकुलर होता है कि बाइनोकुलर होता है? क्या कह रहा हूं मैं अभी? रेटिनल डिस्पेरेसी का जिक्र हो रहा है। ओके, या फिर ये जो हमारी बाइनोकुलर डिस्पेरेसी उसको बोलते हैं, उसका एग्जांपल, उसकी सिचुएशन दे रखी है, तो मोनोकुलर क्यू थोड़ी ना, ये बाइनोकुलर क्यू है। ठीक है, मैच कीजिए। मोशन पैरेलैक्स किसके साथ जाएगा? फोर्थ के साथ जाएगा। मूवमेंट इन वन पार्ट ऑफ द इमेज रिलेटिव टू अनदर, वेरी गुड। ठीक है, टेक्सचर ग्रेडियंट। अच्छा, पार्शियल ऑक्लूजन, ये कुछ कहीं पे इशारा कर रहा है ना? देखो, इंटरपोजिशन को बोलते हैं, है ना? उसको कवर कर लेता है। पार्शियल का मतलब नॉट कंप्लीट, हाफ या फिर थोड़ा सा, हाफ भी नहीं, थोड़ा सा कहेंगे। ठीक है, कन्वर्जेंस, बोथ आइज फिक्स्ड एट द सेम पॉइंट, है ना? ये ऐसा होना चाहिए जहां तक एक बार। एक और टेक्सचर ग्रेडियंट तो हो गया ना, टेक्सचर ग्रेडियंट होगा। ग्रेडेड, ये देखो लिखा हुआ, ग्रेडेड वेरिएशन इन शेप, साइज एंड डेंसिटी इन द सरफेस एलिमेंट्स। ठीक है, तो ए का फोर्थ एक में ही है, सेकंड होना चाहिए। बी का थर्ड लिखा है, ठीक है। सी का सेकंड, यस, एंड डी का फर्स्ट। ठीक है, ठीक है। देखो, 5 फिनोमेना, स्ट्रोबोस्कोपिक मोशन, इंड्यूस्ड मोशन एंड ऑटोकाइनेटिक मोशन। ठीक है, ऑटोकाइनेटिक जो इफेक्ट था वो दिया था सेरिफ ने, एक एक्सपेरिमेंट किया था, पढ़ेंगे सोशल साइकोलॉजी में। ठीक है, तो एक तरह का एपरेंट मोशन होता है ये। ओके,
स्ट्रोबोस्कोपिक मोशन कार्टून की जो मूवीज बनती थी ना पहले, जैसे कि एक ड्राइंग बना दी, फिर दूसरी ड्राइंग, फिर तीसरी, फिर चौथी, और फिर इमेज को स्पीड में मूव किया, तो आपको एक मूवमेंट परसीव होती है। ओके, उसको बोलते हैं स्ट्रोबोस्कोपिक मोशन। इंड्यूस्ड मोशन बेसिकली क्या होगी, देखो आपने मूवीज में देखा होगा कई बार कि वो लोग ना गाड़ी में बैठ जाते हैं, बट एक्चुअली में गाड़ी नहीं मूव करती, बैकग्राउंड को मूव कर देते हैं वो, है ना, सिर्फ बैकग्राउंड मूव होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि गाड़ी मूव हो रही है, उसको इंड्यूस्ड मोशन बोलते हैं। 5 फिनोमेना तो हमने पढ़ा है गेस्टल्ट साइक्लोन में, तो ये सारे के सारे एपरेंट मोशन के अंदर आते हैं। ओके गाइस, ओके भैया। ठीक है। रेल रोड ट्रैक इतना ही, सिर्फ इतना ही, और है ही नहीं। लीनियर हाँ, पर्सपेक्टिव। linear perspective. Railroad track that seems to draw closer together as they reduce into the distance are an example of linear perspective. Okay. The difference in images in the two eyes is greater for objects that are closer and स्मॉलर फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जो दूर हैं उनके लिए स्मॉलर है, जो दो रेटिना के ऊपर इमेज बन रही है, लेट्स से दिस वन और ठीक है, दोनों ही काफ़ी सिमिलर इमेज है, तो काफ़ी दूर ऑब्जेक्ट है, और काफ़ी अलग अलग है तो काफ़ी नज़दीक है ऑब्जेक्ट, तो इसको बोलेंगे हम बाइनोकुलर डिस्पेरेसी। नाउ परसेप्चुअल कंसिस्टेंसीज। परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी क्या होती है, बेसिकली हम कुछ चीज़ों को, चाहे बेशक वो फिजिकल एनवायरनमेंट में, पीछे वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया। बाइनोकुलर डिस्पेरेसी नहीं समझ में आया। बाइनोकुलर डिस्पेरेसी क्या है, ये क्या कह रहा है, डिफरेंस इन इमेजेस इन द टू आइज, मतलब कि रेटिना में इमेजेस के में अगर डिफरेंस है, फॉर द ग्रेटर ज्यादा है, फॉर द ऑब्जेक्ट दैट आर क्लोज जो कि नजदीक है उनके लिए, ठीक है, एंड स्मॉलर फॉर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो दूर है उनके लिए कम डिफरेंस है, और ये यही तो है बाइनोकुलर डिस्पेरेसी। ठीक है, लेट्स से कि दिस इज ट्री, ठीक है, और ये बैकग्राउंड से ना ये इमेज बन रही है आपकी, और दिस इज ट्री, और ये बैकग्राउंड थोड़ा सा शिफ्ट हो गया इधर, ठीक है, ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो क्या ये चीज काफी नजदीक आपके, ठीक है, इसका मतलब ये जो ट्री है ये काफी नजदीक है। लेट्स से सेकंड सिचुएशन लेते हैं इसी ट्री को, ठीक है, बैकग्राउंड पे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, जब आप अलग अलग आंखें बंद करके देख रहे हो, तो इसका मतलब ये ट्री काफी दूर है, तो इसको क्या बोलते हैं, कौन सा मोनोकुलर की हुई हो, बाइनोकुलर डिस्पेरेसी नहीं है ये। हाँ, तो ये इसमें समझने मतलब ऐसा कुछ था नहीं ज्यादा, ठीक है। देन वी हैव सेंसरी मैं क्या कह रहा था, परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी। परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी बेसिकली क्या है कि चाहे बेशक फिजिकल एनवायरनमेंट में चीजें चेंज हो जाएं, बट हमारे ब्रेन के अंदर एक पर्टिकुलर कंसिस्टेंसी बनी रहती है, ठीक है। तो हमारे पास 3 तरह की कंसिस्टेंसी होती है, इसको पढ़ लेना आप, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हमारे पास है साइज की कंसिस्टेंसी। साइज कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है, देखो ये बताओ, ये दो फ्रेंड है, ये जो जैसे कि इन्होंने एक इल्यूजन क्रिएट कर रखा है कि हाथ में पकड़े हुए हैं, बट एक्चुअल में क्या है कि दिस इंडिविजुअल इज फार अहेड, है ना, काफी दूर है ये, एंड दिस इंडिविजुअल ये काफी नजदीक है। अब ऑब्वियसली रेटिना के ऊपर हमारी इमेज इस इंडिविजुअल की बहुत बड़ी बन रही है और इस इंडिविजुअल की छोटी बन रही है, ठीक है। अब ये इल्यूजन ना क्रिएट हुआ होता तो क्या आप ये समझते कि ये इंसान, ये लेट्स से कि ये 3 इंच का है और ये पूरा 5 फीट 8 इंच का ह्यूमन है ना, इतनी हाइट का ह्यूमन है, और ये 3 इंच का ह्यूमन है, क्या आप ऐसा समझोगे, या फिर ये समझोगे कि नहीं उसका साइज इतना ही है, नॉर्मल ह्यूमन जितना ही है, जितना होना चाहिए, बट वो इसलिए छोटा दिख रहा है, या फिर उसकी इमेज इसलिए छोटी बन रही है क्योंकि वो दूर है हमसे। बताओ क्या क्या परसेप्शन होगी आपकी। जैसे कि आप गाड़ी को बहुत दूर से देखोगे तो बिल्कुल ऐसी इतनी छोटी छोटी दिखेंगे आपको, और नजदीक आते हुए इतनी बड़ी हो जाएगी, तो क्या आप ये परसीव करते हो कि वो गाड़ी वो छोटी से बड़ी हो रही है। हेलो, नहीं, या फिर एक आपकी तरफ कोई बॉल फेंक रहा है ताकि आप उसको कैच कर सको। अब दूर से जब बॉल आएगी ना, वो तो बिल्कुल छोटी सी होगी, है ना, और जितने नजदीक आती जाएगी उतनी बड़ी होती जाएगी, वो रेटिना पे उसकी इमेज उतनी बड़ी होती जाएगी। तो क्या आपका ब्रेन ऐसे परसीव करेगा, नहीं यार वो ये बॉल बड़ी हो रही है एक्चुअल में।
ऐसे परसीव नहीं होता है ना, हमें बॉल का साइज हमें पता होता है, कंसिस्टेंसी होती है हमें पास्ट एक्सपीरियंस के हेल्प से कि ये अगर फुटबॉल है तो ये इतनी बड़ी है, ये अगर क्रिकेट ही बॉल है तो इतनी बड़ी है, या फिर किसी और तरह की बॉल है तो इतनी बड़ी है। वो जैसे 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 रेटिना के ऊपर साइज के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, बड़ा या छोटा हो रहा है, तो ब्रेन परसीव करता है कि ये ऑब्जेक्ट पास ये उतना ही है, साइज के अंदर उतना ही है, बस ये दूर है या नजदीक है। ओके, इसको बोलते हैं साइज कंसिस्टेंसी। ठीक है, फिर हमारे पास है शेप कंसिस्टेंसी। शेप कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है, देखो आप एक पर्टिकुलर कॉफी मग को या दरवाजे को किसी भी एंगल से देख लो, ठीक है, इस एंगल से, साइड व्यू से, टॉप व्यू से, सेकंड साइड व्यू से, या फिर आप थोड़ा सा इस एंगल से देख लो, क्या आपको आपका ब्रेन ये परसीव करता है कि इसकी शेप के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, या फिर आपको ये पता है कि नहीं ये सेम शेप है, बस आपका एंगल चेंज हो गया है देखने के लिए, तो इसको बोलते हैं शेप की कंसिस्टेंसी। आप चाहे किसी इस दरवाजे को, हमें पता है कि दरवाजा रेक्टेंगल होता है, ठीक है, चाहे आप किसी भी एंगल से देख लो, है ना, आपके अंदर कंसिस्टेंसी रहेगी, कंटिन्यूसली आपको ये ऐसा दिखता रहेगा, बट आपका ब्रेन हमें पता है कि ये इसकी शेप रेक्टेंगल है और हम इसको रेक्टेंगल ही परसीव करेंगे। ओके, चाहे बेशक बिल्कुल ऐसे सामने आ जाए हमारे, बिल्कुल आंखों के सामने बिल्कुल ऐसे लाइन दिख रही हो एक सिंगल, बट हमें पता है कि ये रेक्टेंगल है, तो इसको बोलेंगे शेप कंसिस्टेंसी। ओके, फिर ब्राइटनेस और कलर कंसिस्टेंसी, इसको समझना थोड़ा सा, बाकी ये चीजें समझ में आ जाती हैं। ठीक है, अब देखो कलर कंसिस्टेंसी क्या है कि हमारे ब्रेन को पता है कि यहां पे वही पास्ट एक्सपीरियंस ऑब्वियसली, ठीक है, यहां पे ये इसको क्या बोलेंगे, बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, लेट्स यहां पे अभी हम कह लेते हैं कि ये एक स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर वाइट होगा, हमें पता है कि ऑब्वियसली, ठीक है, और क्योंकि ये पैटर्न जो ब्लैक एंड व्हाइट का बना हुआ है तो हमारे ब्रेन को पता है कि ये व्हाइट होगा। अगर मैं यहाँ पे ब्लैक क्लॉथ रख दूं तो क्या आपको व्हाइट परसीव होगा या फिर ब्लैक परसीव होगा, मतलब कि कुछ ऐसा क्लॉथ रख दूं बिल्कुल सेम इस कलर का क्लॉथ या कुछ भी जैसे कार्डबोर्ड एनीथिंग, तो आपको व्हाइट परसीव होगा कि ये ब्लैक होने लग जाएगा। लेट्स से दिस इज ब्लैक, नॉट एग्जैक्टली द ब्लैक, ये ब्लैक नहीं है, बट लेट्स से इट्स ब्लैक, या फिर व्हाइट परसीव होगा। बताइए, सोचो कैसा होना चाहिए वो सोचो और कैसा होगा ये बताओ। एक्चुअल में अगर ऐसा ये स्क्वायर रख दिया जाए यहां पे, यहां से उठा के, तो हमें ऐसा परसीव होना चाहिए, बट सिंस अवर ब्रेन नोज कि एक ब्लैक और एक व्हाइट है और यहां पे व्हाइट आएगा तो हमारा ब्रेन उसको व्हाइट कर देगा। देखो एक्चुअल में ये व्हाइट नहीं है, बिलीव मी ये व्हाइट नहीं है, ठीक है, ये इसी कलर का है, एग्जैक्टली इसी कलर का है, बट क्या व्हाइट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये वाला, हेलो हाय, आवाज आ रही है, हाँ, ये व्हाइट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, क्या रिपीट करूंगा कोई बात नहीं, समझाऊंगा, क्या आपको ये व्हाइट दिख रहा है? हाँ जी। क्योंकि आप हमारे ब्रेन के अंदर ब्राइटनेस और कलर कंसिस्टेंसी होती है, इसलिए कंसिस्टेंसी का मतलब चीजें वैसी ही हैं। यहां पे जैसे कलर कंसिस्टेंसी इस एनिमेशन से आप समझ सकते हो। अब देखो, देखना आप कमाल, देखना ये देखो किस कलर का है, एक्चुअली सेम उसी कलर का है, जैसे यहां पे आएगा ना वापस इसको, क्योंकि कलर कंसिस्टेंसी है हमारे पास और ब्राइटनेस कंसिस्टेंसी, ठीक है। समझ पाए? हाँ जी भैया। रिपीट करने के लिए कौन कह रहा था? समझ पाए? अब आप ये आप उठा के यहां पे रख दोगे ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कलर ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कलर कंसिस्टेंसी है, हमें पता है कि यहां पे व्हाइट आना चाहिए, हमारा ब्रेन अकॉर्डिंगली चीजों को चेंज कर देता है कलर को। जैसे कि कोई व्हाइट ऑब्जेक्ट अगर अंधेरे में रखा हुआ है तो ब्रेन उसको थोड़ी सी लाइट आ रही है तो ब्रेन उसको उसका कलर थोड़ा सा बढ़ा देगा, मतलब व्हाइट साइड कर देगा, ठीक है, ब्राइटनेस उसकी बढ़ा देगा अगर अंधेरे में रखा हुआ है तो, है ना। हमें पता है कि ये व्हाइट है, ओके, हमारे ब्रेन को पहले से पता है। और अगर वहीं पे बहुत ज्यादा लाइट आ रही है, ठीक है, तो उसके कलर को कम कर देगा, कंसिस्टेंसी उसी वहीं पे लेके आने की कोशिश करेगा जहां पे एक्चुअल में वो है, ताकि हमें चीजें सही से परसीव हों। ओके, एक्चुअल में यहां पे क्योंकि सिंस ये शैडो का इफेक्ट डाल दिया हमने, ठीक है, अब शैडो का इफेक्ट डालने पे ब्रेन को पता है कि यहां पे अंधेरा हो गया है, तो यहां पे चीजें जो व्हाइट थी वो ब्लैक दिख सकती हैं, तो इसलिए हमें व्हाइट चीजों को व्हाइट देखना है और ब्लैक को ब्लैक। अंधेरा होने की वजह से ब्रेन कलर कंसिस्टेंसी शो कर रहा है। ओके, देखो
दोबारा देखो, ये उस कलर का है, ब्लैक ब्लैक कलर का एक्चुअल में, ओके। बट सिंस शैडो यहां पे आ रही है तो वो कलर कंसिस्टेंसी की वजह से ब्रेन ने आपके ब्रेन ने चेंज कर दिया उसको। क्लियर? हाँ जी भैया। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन करो फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू परसेप्चुअल कंसिस्टेंसीज? फर्स्ट। शेप, ओके, शेप कंसिस्टेंसी होती है। अच्छा, फर्स्ट का मतलब ये कह रहे थे क्या, ए और सी? सी क्या, कलर, यस, ठीक है। इल्यूमिनेशन और डिस्टेंस नहीं होते।